तो आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यू सब्जेक्ट दैट इज डर्मेटोलॉजी। ठीक है। देखिए, डर्मेटोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके अंदर हम स्किन से रिलेटेड डिजीज पढ़ेंगे, इसकी फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। लेकिन जो डर्मेटोलॉजी है इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत कम होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डर्मेटोलॉजिकल डिजीज दे आर क्लिनिकली डायग्नोज, कि देखने से पता चलता है इसमें क्या है। मतलब बहुत सारी डिजीज ऐसी है जिसमें हम देख कर बताएंगे कि क्या चीज़ हो सकती है। तो डर्मेटोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें डिजीज को डायग्नोज करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा नहीं होते। ठीक है। डेफिनेशन पहले लेके, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन ये फील्ड की जगह है, हाँ, ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील with the study of skin and their related pathologies and ये फीड की जगह पे, ठीक है, एंड मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड ऑफ डर्मेटोलॉजी। ये वो ब्रांच है मेडिसिन की जिसमें हम ये डिस्कस करें कि स्किन की नॉर्मल टेक्सचर क्या है, इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, फिर स्किन से रिलेटेड पैथोलॉजीज मीन डिजीज क्या है, और उसकी फिर हम क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्किन से। ये नॉर्मल पहले पढ़ेंगे और इसके ऊपर फिर हम डिजीज की डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो स्किन में लिखे, दिस इज द एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो सबसे एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन है वो क्या है, स्किन है। यहाँ पे लिखे एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी दैट इज नोन एज स्किन। जो इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है वो लीवर होता है, लेकिन एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। इसमें लिखे इट इज प्रोटेक्टिव, it is protective in nature, provide first line defense mechanism, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। एक्चुअली जो स्किन है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। मतलब अगर बाहर से कोई एनवायरमेंटल फैक्टर बॉडी पे इफेक्ट करना चाहे, उसके बीच में से जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं वो क्या है, स्किन है। तो स्किन तो सबसे पहले प्रोटेक्टिव इन नेचर है। दूसरा ये कि फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म देती है। इसका मतलब ये है एक सम से तो जिन वांट टू एंटर द बॉडी, तो सबसे पहले उसको किससे क्रॉस होना पड़ेगा, स्किन से। अगर स्किन जो है वो क्रॉस कर जाए फिर पैथोजन ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स होती है। क्या होती है, न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस। न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस प्रोवाइड सेकंड लाइन डिफेंस। अगर उससे भी काम ना हो जाए तो फिर टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट उसको थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। जब द क्वेश्चन केम इन इम्यूनोलॉजी या डर्मेटोलॉजी, स्किन प्रोवाइड विच लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, इज फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नंबर नेक्स्ट है, इट हेल्प इन होम्योस्टेसिस। ये किस में काम करती है, होम्योस्टेसिस। द एबिलिटी ऑफ स्किन टू मेंटेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट नियरली कांस्टेंट। मतलब बाहर और अंदर का एनवायरनमेंट नियरली कांस्टेंट मेंटेन रखना, दैट इज द फंक्शन ऑफ स्किन एज वेल। क्लियर है। ये होम्योस्टेसिस में हेल्प करती है। कैसे, जब हमारी बॉडी की इंटरनल हीट बढ़ जाए तो स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग स्किन के जरिए होती है। तो एक्सेस हीट स्वेटिंग के जरिए क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। अगर हम सर्दी की मौसम में बात करें तो हम स्किन को रब करते हैं। इसका वजह यह है कि बाहर एनवायरनमेंट ज़्यादा कोल्ड होता है और हमारी बॉडी को हम हीट अप करते हैं। ये सारा का सारा क्या है, ये स्किन करता है। और स्किन का नेक्स्ट काम यह है कि इट प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ये किसको प्रिवेंट करती है, डिहाइड्रेशन। देखिए, अगर स्किन ना होता तो हमारी बॉडी से एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाती कि नहीं, और एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड कैन कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो स्किन एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर है बॉडी का, ये डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट करती है। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दी लेयर्स ऑफ स्किन। तो स्किन की लेयर्स क्या है या कौन कौन सी है। तो हेडिंग दे दे,
layers of skin. Skin is primarily divided into three layers. कितनी layers में? Three layers. So it is primarily divided into three layers. स्किन की प्राइमरी कितनी लेयर्स होती है? 3, जिनमें से फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस लेयर सबसे बाहर वाला होता है. यहाँ पे लिखे इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन. फर्स्ट पॉइंट, ठीक है. ये स्किन का सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है. नंबर 2, it is made up of epithelial cells. ये किससे बना होता है? epithelial cells. And epithelial cell has the ability of regeneration. अगर एपिडर्मिस डैमेज हो जाए और उसमें epithelial cell डैमेज हो जाए तो कुछ दिनों के बाद ये सेल अपने आप को क्या करते हैं? रीजनरेट. तो epithelial cell की खासियत ये है कि these cell has the ability of regeneration. नेक्स्ट पॉइंट देखें. It provides protection. क्योंकि ये सबसे बाहर वाला लेयर है, ये स्किन को क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन. स्किन का काम हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन को प्रोवाइड करना है प्रोटेक्शन, और ये जो एपिडर्मिस है ये स्किन को खुद क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. अब एपिडर्मिस तो एक लेयर है, लेकिन इसके अंदर सब लेयर हैं. तो देखिए सब लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के अंदर कौन कौन से लेयर है? तो हेडिंग दे दे सब लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस. सब लेयर एपिडर्मिस को हम मजीद डिवाइड करते हैं 5 लेयर में. कितने लेयर में? 5 लेयर में. जहां पे लिखे इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब लेयर्स. एपिडर्मिस को हम मजीद 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्ट्रेटम कोर्नियम. तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्ट्रेटम कोर्नियम. स्ट्रेटम का मतलब यह है लेयर. तो एपिडर्मिस का जो सबसे बाहर वाला थिन लेयर होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम कोर्नियम. फिर इसके बाद एपिडर्मिस में जो नेक्स्ट लेयर होता है दैट इज नोन एज स्ट्रेटम लूसिडम. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम लूसिडम. Next one is stratum granulosum. Stratum ये एपिडर्मिस के ऊपर लेयर पे. एपिडर्मिस तो वैसे एक लेयर है स्किन का, लेकिन उस एक लेयर के अंदर 5 सब लेयर होते हैं, ठीक है. इसमें स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसेले. स्ट्रेटम बेसेल, ये इसको हम कहते हैं स्ट्रेटम बेसेले. प्लीज रिमेंबर दीज आर द एमसीक्यू क्वेश्चन. क्लियर है कि हाउ मेनी लेयर्स इन द एपिडर्मिस इनसाइड? सो देयर आर टोटली 5 लेयर्स. सबसे बाहर वाला जो एपिडर्मिस का लेयर है वो स्ट्रेटम कोर्नियम है, और वो लेयर जो एपिडर्मिस की बेस बनाती है सबसे लोएस्ट पार्ट दैट इज स्ट्रेटम बेसेले, वो बेसेले होता है. अब यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन देखें. which layer of epidermis differentiates thick skin from thin skin? हाँ जी, anyone in the class? कहते हैं कि एपिडर्मिस का कौन सा लेयर है जो थिक स्किन को डिफरेंशिएट करता है किस चीज से? थिन स्किन से. अब इसका मतलब ये है, अगर हम स्किन ऑफ दी पाम की बात करें, हमारे हाथ में जो हथेली का स्किन है ये थिक है कि थिन है? ये थिक स्किन है. अगर हम सोल ऑफ द फीट की बात करें तो ये भी क्या है? थिक स्किन है. लेकिन अगर हम एट द सेम टाइम स्किन ऑफ द फेस की बात करें तो ये क्या है? थिन स्किन है. इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्किन है ये कुछ जगहों पे थिक है और कुछ जगहों पे थिन है. थिन और थिकनेस ऑफ द स्किन इज डिफरेंशिएटेड बाय स्ट्रेटम लूसिडम. किसकी बेस पे? स्ट्रेटम लूसिडम की बेस पे. इसका मतलब यह है कि जहाँ पे थिक स्किन होगा तो वहाँ पे एपिडर्मिस के अंदर स्ट्रेटम लूसिडम का होना जरूरी है, लेकिन थिन स्किन के अंदर स्ट्रेटम लूसिडम नहीं होता. इसका मतलब यह है, इसमें एल आता है. एल का मतलब लूज. दिस इज अ लूजी लेयर फॉर दी
लेकिन जहाँ पे थिक स्किन है तो उसके अंदर क्या है, स्ट्रेटम लूसिडम है। तो इसका मतलब क्या बन गया, अगर हम थिक स्किन की बात करेंगे, थिक स्किन, तो वहाँ की एपिडर्मिस में कितनी लेयर्स होना चाहिए, 5। लेकिन थिन स्किन के अंदर एपिडर्मिस में 4 लेयर होने चाहिए। उसमें कौन सा लेयर एब्सेंट होना चाहिए, स्ट्रेटम लूसिडम एब्सेंट होना चाहिए। क्लियर है, ये पॉइंट याद रखना है। अब लेके सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। So what are those cells present in the epidermis? First one is called keratinocyte. The first cell present in epidermis is known as a keratinocyte. ठीक है, तो लेके these cells mainly produce केराटिन। ये क्या बनाती है, केराटिन। हम कहते हैं कि हेयर, नेल्स और स्किन, इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो क्या है, केराटिन प्रोटीन है। और केराटिन प्रोटीन का काम क्या है, ये भी एक्सेस फ्लूइड को लॉस होने नहीं देता, ये भी डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। और दूसरी बात ये है कि स्किन के अंदर केराटिन की जो प्रोडक्शन है वो किस सेल से होती है, केराटिनोसाइट से। ठीक है, अब यहाँ पे केराटिनोसाइट इट इज एपिथेलियल सेल इन नेचर। केराटिनोसाइट जो सेल है ये भी कौन से सेल होते हैं, एपिथेलियल सेल। इसलिए केराटिनोसाइट अगर डैमेज हो जाए तो ये भी दोबारा क्या हो सकते हैं, रीजनरेट, क्योंकि केराटिनोसाइट इज एपिथेलियल सेल इन नेचर। नंबर 3, मोस्ट एबंडेंट एपिडर्मल सेल, मोस्ट एबंडेंट एपिडर्मल सेल। इसका मतलब ये है एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारे किस्म के सेल होते हैं, उन सब में से अगर एपिडर्मिस के अंदर सबसे एबंडेंट सेल है तो वो क्या है, केराटिनोसाइट है। ये एमसीक्यूज आता है। क्लियर है, तो दो बात इस तरफ याद रखें, एपिडर्मिस की सबसे मोस्ट एबंडेंट सेल कौन से है, केराटिनोसाइट। और केराटिनोसाइट का मेन काम टू प्रोड्यूस विच प्रोटीन, आंसर इज केराटिन प्रोटीन। एक्चुअली ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाले सेल है और ये एपिडर्मल सेल का कितना परसेंट बनाते हैं, 90% बनाते हैं। क्लियर है, तो प्लीज रिमेंबर दिस वन पॉइंट व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू पर्पस। इसके बाद एपिडर्मिस के अंदर जो दूसरे किस्म के सेल पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड मेलानोसाइट। वो कौन से होते हैं, मेलानोसाइट। नाम से पता चलता है कि these cells secrete मेलानिन। ये क्या प्रोड्यूस करती है, मेलानिन। जहां पे लेके these cells mainly produce melanin which provide, हाँ जी, ब्लैक पिगमेंटेशन। ऐसा है ना, जहाँ पे मेलानिन होगा वहां पे ब्लैक पिगमेंटेशन होगी। फॉर एग्जांपल कलर ऑफ द हेयर, कलर ऑफ द आई ब्रो एंड आई लैशेस, या बेड एरिया, माउस्टेचिस एरिया, ये सारा का सारा जो ब्लैक कलर है ये किस वजह से होती है, मेलानिन की वजह से। और मेलानिन इज प्रोड्यूस बाय विच सेल, मेलानोसाइट। ठीक है, यहाँ पे लेके द स्टिमुलस इज melanocyte stimulating hormone, ठीक है, which is known as MSH। इसको क्या कहते हैं, MSH। MSH का मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जब बॉडी के अंदर रिलीज हो जाता है, ये मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करके वहां से किस चीज की रिलीज को बढ़ाता है, मेलानिन की रिलीज को बढ़ाता है। क्लियर है, लेकिन ये भी एक क्वेश्चन है, ये जो MSH है ये आता कहाँ से है, आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एज अ कंट्रोल ऑन मेलानोसाइट्स इन द स्किन, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड विल सीक्रेट MSH हार्मोन एंड MSH विल एक्टिवेट मेलानोसाइट टू रिलीज मोर मेलानिन। ठीक है, और मेलानिन जहाँ पे भी जाएगी तो ये कौन सा पिगमेंटेशन देगी, ब्लैक पिगमेंटेशन देगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद ये तो मेलानोसाइट है। मेलानोसाइट कभी कभार ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर डैमेज हो जाती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अगर ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें बॉडी की अपनी इम्यून सिस्टम एब्नॉर्मल क्या बनाए, एंटीबॉडीज, और वो जाकर मेलानिन की प्रोडक्शन को क्या करे, खराब करे, उससे जो डर्मेटोलॉजिकल डिजीज होती है उसको कहते हैं विटिलिगो। उसको क्या कहते हैं, विटिलिगो। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेल इन एपिडर्मिस इज नोन एज मार्कल सेल। इसको हम क्या कहते हैं, मार्कल सेल। ठीक है, मार्कल सेल्स के बारे में लिखे, these cells mainly
सेंसिंग द पेन। एक्चुअली ये एक किस्म की पेन रिसेप्टर है जिनके ऊपर अगर कोई पेन वगैरह, कोई शार्प ऑब्जेक्ट या कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट हम रखें तो हमें अपनी स्किन के ऊपर पेन या दर्द का महसूस होता है कि नहीं। स्किन की एपिडर्मिस में पेन की रिसीविंग जो करता है वो कौन से सेल होते हैं? मार्कर सेल। एंड दीज आर एक्चुअली न्यूरॉन। ये क्या होती है? न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन पे। तो मार्कर सेल आर मेनली सेंसरी न्यूरॉन एंडिंग दैट इज केपेबल फॉर सेंसिंग पेन इन द स्किन। ये स्किन के लिए पेन का काम करते हैं। जो एनेस्थेटिक ड्रग हम देते हैं एनेस्थेटिक, उसके अंदर हम किस सेल को टेम्पररी ब्लॉक करते हैं? मार्कर सेल। फिर उस एरिया में अगर हम स्टिमुलस दे भी दे दें आफ्टर इंजेक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक, फिर उस पेशेंट को पेन महसूस तो नहीं होती। ठीक है, तो स्किन के अंदर पेन रिसीविंग सेल जो होते हैं वो क्या है? वो मार्कर सेल है। तो अभी तक हमने एपिडर्मिस के अंदर कितने सेल्स पढ़े हैं? 3। फर्स्ट इज केराटिनोसाइट, सेकंड इज मेलानोसाइट एंड अनदर इज मार्कर सेल। चौथा लिखे डेंड्राइटिक सेल। फोर्थ वन इज डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल, ठीक है, ये डेंड्राइटिक सेल भी एपिडर्मिस के अंदर होते हैं। अब इस सेल का काम यह है कि दी सेल मेनली हेल्प इन एनहांसिंग इम्यूनिटी। ये किस में काम करते हैं? इम्यूनिटी में। एक्चुअली ये पैथोजन के खिलाफ काम करते हैं। तो हमारी स्किन में अगर एपिडर्मिस के अंदर बाहर से अगर कोई अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए तो उसके खिलाफ जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले सेल है दे आर कॉल्ड डेंड्राइटिक सेल। और एग्जाम में आता है दीज आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसको क्या कहते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग, एपीसी। एपीसी स्टैंड फॉर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल देखिए हमारे बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस होती है कि नहीं? मैक्रोफेजेस का काम यह है कि अनवांटेड सेल को या अनवांटेड पैथोजन को खत्म करना। दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। तो क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। या मैक्रोफेज के साथ साथ न्यूट्रोफिल भी होता है ब्लड के अंदर। न्यूट्रोफिल के साथ साथ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। मैं वैसे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कि इन आवर बॉडी देयर आर लिम्फोसाइट एज वेल। चाहे मैक्रोफेज की बात करें, न्यूट्रोफिल या लिम्फोसाइट, सबका काम यह है कि अनवांटेड पैथोजन को खत्म करना और हमारी इम्यूनिटी को क्या करना? एनहांस करना। अब बाहर से अगर कोई डैमेजिंग सब्सटेंस स्किन में आ जाए एपिडर्मिस में, anything which come from the outside and try to damage the body is called एंटीजन। और एंटीजन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो उसको क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। मतलब बाहर से कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस आ जाए तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन डिफेंस तो क्या है? स्किन है। तो स्किन के अंदर ये जो एंटीजन है ये किस में चला जाएगा? एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर में। अब एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास कौन से सेल पड़े होते हैं? शाबाश, डेंड्राइटिक सेल। कौन से सेल? डेंड्राइटिक सेल। अब इधर प्लीज फोकस करें। डेंड्राइटिक सेल इन द एपिडर्मिस विल कैच एंटीजन। ये एंटीजन को पकड़ेगा और इस एंटीजन को आगे लेके जाएगा या किसको देगा? मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल या किसको देगा? लिम्फोसाइट। और ये तीनों जाकर उस एंटीजन को खत्म करेंगे। इसका मतलब इस डेंड्राइटिक का काम एंटीजन को खत्म नहीं करना है, इसमें एंटीजन को आगे प्रेजेंट करना है टू फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी। इसलिए इस डेंड्राइटिक सेल ने किसको पकड़ा है? एंटीजन। और इसने प्रेजेंट किया है इस एंटीजन को आगे मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। इस वजह से इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि व्हिच सेल इन द एपिडर्मिस विल रिसीव एंटीजन एंड प्रेजेंट टू द मैक्रोफेजेस, आंसर इज डेंड्राइटिक सेल। तो अगर ये डेंड्राइटिक सेल ना होता तो फिर ये पैथोजन इनको ना मिलता। अगर इसको ना मिलता तो हमारी इम्यूनिटी वीक रहती है कि नहीं? वीक रहती है। इसलिए डेंड्राइटिक सेल का मेन काम है एनहांस द इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं। ठीक है जी, ये जो 4 किस्म के सेल हमने पढ़ लिए, दीज ऑल आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। अब इसके बाद स्किन का जो सेकंड लेयर है इसको हम कहते हैं डर्मिस। तो हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय डर्मिस। डर्मिस की हम डिस्कशन करेंगे कि डर्मिस में क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें लिखे दिस इज द लेयर बिलो एपिडर्मिस। अगर एपिडर्मिस के नीचे हम लेयर को देखें तो वो क्या होगा? डर्मिस होगा। यहाँ पे लिखे द स्किन लेयर
बिलो, हाँ जी, एपिडर्मिस, दैट इज नोन एज डर्मिस, इसको हम डर्मिस कहते हैं। क्लियर है? अब डर्मिस के अंदर इसमें दो लेयर्स हैं। डर्मिस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो लेयर्स में। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेटिकुलर लेयर, रेटिकुलर लेयर, और एक को कहते हैं पेपिलरी लेयर, पेपिलरी लेयर। So dermis is further divided into how many layers? Two layers. One is called reticular layer, another is called हाँ जी, that is called पेपिलरी लेयर। ठीक है, वैसे इन लोगों ने तो ये डिस्कस किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसके दो लेयर है। अब ये जो रेटिकुलर लेयर है, रेटिकुलर लेयर, दिस इज नियर टू एपिडर्मिस, नियर टू एपिडर्मिस, और यहाँ पे लिखे पेपिलरी लेयर का मतलब नियर टू हाइपोडर्मिस। ये किसकी तरफ नजदीक है? हाइपोडर्मिस। इसका मतलब ये है, देखिए ऊपर एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है। तो ये जो डर्मिस है, इसका ऊपर वाला पार्ट जो एपिडर्मिस की तरफ है वो रेटिकुलर है, और उसका वो पार्ट जो नीचे हाइपोडर्मिस की तरफ है वो कौन सा होता है? पेपिलरी लेयर होता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट डर्मिस के अंदर लेके इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी डर्मिस, स्ट्रक्चर एंड डर्मिस। डर्मिस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं? तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड हेयर रूट। हमारी स्किन के ऊपर जो हेयर होती है उसकी रूट कहाँ से स्टार्ट होती है? डर्मिस से। तो वो रूट तो डर्मिस में है, लेकिन ये हेयर फॉलिकल के जरिए फिर ऊपर आकर हमें स्किन के ऊपर एपिडर्मिस में नजर आते हैं। लेकिन इस हेयर की जो ओरिजिन है वो एपिडर्मिस से नहीं है, वो कहाँ से है? डर्मिस से है। यहाँ से लेके हेयर रूट या हेयर रूट की बजाय आप लोग लिख सकते हैं हेयर फॉलिकल। हमारी जो हेयर फॉलिकल है या रूट है, ये स्किन के किस लेयर से स्टार्ट होती है? डर्मिस से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट लेके, डर्मिस कंटेन स्वेट ग्लैंड। इसके अंदर क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड, जो स्वेट सिक्रीट करता है, पसीना। ठीक है, वैसे जो स्वेट की सिक्रीशन है वो तो हमें एपिडर्मिस में नजर आती है, लेकिन इसकी जो ग्लैंड है, सिक्रीटिंग ग्लैंड, ये कहाँ पे मौजूद होती है? डर्मिस में। नेक्स्ट देखे, अनदर ग्लैंड स्टार्ट सेबेशियस ग्लैंड। कौन सी? सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड प्रोवाइड या इट कैन सिक्रीट अ स्टिकी एंड विस्कस फ्लूइड। ये स्टिकी और विस्कस फ्लूइड सिक्रीट करती है और ये स्किन को लुब्रिकेट रखती है। क्या रखती है? लुब्रिकेट, क्योंकि ड्राई स्किन के ऊपर इंफेक्शन के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। फिर नेक्स्ट देखे, ब्लड वेसल। हमारी स्किन में जितने भी ब्लड वेसल है वो हमारे पास कहाँ से होती है? डर्मिस में। तो ब्लड वेसल के अंदर आर्टरीज भी है, वेन्स भी है और लिम्फेटिक्स भी है। तो ऑल लिम्फेटिक्स, ब्लड वेसल, ऑल आर प्रेजेंट इन द डर्मिस पार्ट। और नेक्स्ट देखे, नर्व एंडिंग। इसके अंदर नर्व होती है, तो नर्व आर आल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल। इसको लोग कहते हैं NVB, स्टैंड फॉर न्यूरोवस्कुलर बंडल। इसको क्या कहते हैं? न्यूरोवस्कुलर बंडल। कि नर्व और वेसल की जो बंडल है, ग्रुप है, वो स्किन के अंदर किस पार्ट में मौजूद होती है? डर्मिस में मौजूद होती है। ठीक है जी। तो ये जनाब डर्मिस के लिए जो सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम यहाँ पे देखें, स्वेट ग्लैंड कैन प्रोड्यूस व्हाट? स्वेट। ये स्वेट प्रोड्यूस करता है। और जो सेबेशियस ग्लैंड है, ये जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड सीबम। सीबम इज द सिक्रीशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय सेबेशियस ग्लैंड, लेकिन स्वेट इज अ सिक्रीशन व्हिच इज कम फ्रॉम स्वेट ग्लैंड। यहाँ से लेके स्वेट के अंदर नीचे लेके प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड क्या आती है? इसमें लेके प्रोड्यूस्ड बाय सेबेशियस ग्लैंड। इसमें अगर हम डिफरेंस को देखें, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेबेशियस ग्लैंड। इसमें लेके स्वेट क्या होता है? इट इज वाटरी। ये क्या होता है? वाटरी इन नेचर। मतलब जो पसीना है या स्वेट है, दैट इज ऑलवेज वाटरी इन नेचर। वाटर की तरह होता है क्या? नहीं। लेकिन जो सीबम है, इट इज विस्कस। ये क्या होता है? इट इज स्टिकी, मतलब गम टाइप, स्टिकी एंड विस्कस। ये गाढ़ा होता है। इस सिक्रीशन में ये फर्क है, दैट इज लेस विस्कस। स्वेट जो होता है वो लेस विस्कस है बिकॉज वाटरी इन नेचर, एंड दैट इज मोर विस्कस, स्टिकी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हैविंग, हाँ जी, हाँ,
नहीं, फर्स्ट इन्फेक्शन है। सीबम हर स्किन में प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो बाहर से हम वो दिखती नहीं है, वो स्किन के अंदर एपिडर्मिस में रहते हैं और आपकी स्किन को नरम मुलायम लुब्रिकेट करता है, ठीक है ना। अब इसमें लिखे हैविंग नो, ये फुल है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, और इसमें लिखे हैविंग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। अब रिसर्च ने अभी तक ये प्रूफ तो नहीं किया है, लेकिन ये बात जरूर मेंशन की गई है कि जो सीबम है इसके अंदर ऐसी एजेंट मौजूद होती है जो इन्फेक्शन को होने नहीं देती। इसका मतलब यह है कि सीबम हैज एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। सीबम जिस स्किन के अंदर ज्यादा होगी उसके अंदर इन्फेक्शन की रेट क्या होती है, कम होती है नॉर्मली अगर हम बात करें, लेकिन स्वेट के अंदर कोई एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं है। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट है इट कंटेन मोर सोडियम। स्वेट के अंदर ज्यादा क्या होता है, सोडियम। जिस बंदे से ज्यादा पसीना जाए, जिस तरह केस में लोग काम करते हैं, पसीना ज्यादा दूर हो जाए तो इससे ओवरऑल बीपी क्या हो जाती है, कम। एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है कि नहीं। तो जो लोग खेती बाड़ी करते, खेत में काम करते गर्मी के मौसम में, तो उसमें हम नमक मिला के पानी पिलाते कि नहीं। इसका वजह यह है कि एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से सोडियम लॉस होता है, जिससे ओवरऑल ब्लड प्रेशर क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। और इसमें लिखे इट डज नॉट कंटेन, इसमें होता नहीं है, डज नॉट कंटेन सोडियम। ये सोडियम डज नॉट कंटेन सोडियम। देखिए अगर हम एक बात करें आप लोग के ख्याल में, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सीबम? Very good. It is an antimicrobial action and prevent skin ulcers and skin infection. What is the main function of sweat? It maintain homeostasis. अगर हमारी बॉडी के अंदर हीट बढ़ जाए तो स्वेटिंग के जरिए हम उसको लूज करके अपनी बॉडी की टेम्परेचर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ नियर बाई कांस्टेंट कर सकते हैं। तो स्वेट के जरिए होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है और इसका एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्वेट एंड ऑफ सीबम। स्वेट ग्लैंड जाएगा और सीबम सेबेशियस ग्लैंड जाता है। कभी कभार क्या होता है कि जो सीबम है इसकी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर सीबम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो डर्मिस के अंदर रिटेन होगा और रिटेन सीबम के ऊपर फुट इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि बॉडी का उसूल ये है जहां से सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है उस सिक्रीशन को आगे ड्रेन होना चाहिए। लेकिन अगर सिक्रीशन की रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाए और वो ड्रेन ना कर पाए और सीबम की क्या हो जाए, रिटेंशन, तो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, इन्फेक्शन। और रिटेन सीबम के ऊपर स्किन में जो इन्फेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड ऑफ एक्नी। तो क्या कहते हैं, एक्नी। आप लोगों ने देखा होगा 15 साल में या 16 साल में लोगों के फेस पे दाने नजर आ जाते हैं कि नहीं। ये जो दाने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, उसको एक्नी कहते हैं। और एक्नी का मेन वजह ये है इन्फेक्शन ऑन द टॉप ऑफ इट सिक्रीशन सीबम। वी विल डिस्कस इट, क्योंकि एक्नी के ऊपर हम एक अलग क्लास लेंगे। लेकिन जब हम एक्नी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम मेंशन ये करेंगे कि एक्नी के अंदर सुपर इन्फेक्शन हो जाते हैं किसके ऊपर, सीबम के ऊपर। ये जो एक्नी है ये बच्चों में कॉमन है या बूढ़ों में कॉमन है या ये यंगर एज में कॉमन है। यंगर एज में लोग कहते हैं ये प्यूबर्टी का साइन है। क्या कहते हैं, प्यूबर्टी के साइन। इसका वजह ये है कि जो सेबेशियस ग्लैंड है दे आर मोर सेंसिटिव टू टेस्टोस्टेरोन। ये किसको सेंसिटिव है, टेस्टोस्टेरोन। So when male is reaches to puberty, what will happen to testosterone level? Very high. तो puberty के अंदर जितना टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा उतना सेबेशियस ग्लैंड एक्टिवेशन ज्यादा होगी and that will release more sebum. अगर वो sebum बहुत ज्यादा हो जाए और वो रिटेन कर जाए तो उसके ऊपर एक्ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब फिर ये भी आप लोगों ने सोसाइटी में देखा होगा कि एक्ने हर एक बंदे में नहीं होता, मतलब कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता। कुछ लोगों में जीन्स ऐसे माँ बाप से आए होते हैं कि उसमें टेस्टोस्टेरोन की जो सेंसिटिविटी है वो सेबेशियस ग्लैंड से नॉर्मल बंदे से बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। तो जो लोग सेंसिटिव होते हैं वो जब प्यूबर्टी में आते हैं तो बहुत कम टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज्यादा रेशो में किसको एक्टिवेट करेंगे, सेबेशियस ग्लैंड। उन लोगों में एक्ने होती है। फिर भी जब आप डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में बैठे होते हैं और एक्ने के पेशेंट आते हैं, फिर आप जब पूछते हैं कि घर में किसी और को एक्ने है कि नहीं, वो डेफिनेटली बताएंगे यार मेरे भाई को है या बहन को है। मतलब घर में इस तरह एक्नी होगी तो वो चल के आती रहेगी। लेकिन कुछ लोगों में जो जेनेटिक का इशू नहीं है तो उसमें एक्नी के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लियर है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर द पुअर एक्टिवेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड व्हिच लीड टू मोर sebum प्रोडक्शन एंड दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ
हार्मोन और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर एक मेल है और वो 45 ईयर का है, किस ईयर का है, 45 या 40, उसमें एक्ने हो सकती है कि नहीं? हाँ, 40 या 45 ईयर एज में एक्ने हो सकती है कि नहीं? ओके, ऐसे केसेस हॉस्पिटल के अंदर आते हैं कि 40-45 ईयर में भी एक्ने हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को कहोगे क्या कहते हैं, द रीजन इज उन लोगों में भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, ज्यादा। प्यूबर्टी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाना, दैट इज फिजियोलॉजी, ये तो नॉर्मल है। लेकिन आफ्टर द प्यूबर्टी 30 ईयर 40 ईयर में बढ़ जाना, ये क्या है, पैथोलॉजी है। इट मे बी टेस्टोस्टेरोन कैंसर, ये क्या हो सकता है, अगर टेस्टिस का कैंसर हो जाए एडल्ट के अंदर तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा, एंड इट आल्सो लीड टू एक्ने। इसको हम कहते हैं सेमिनोमा। उस कैंसर को हम क्या कहते हैं, सेमिनोमा। टेस्टिकुलर कैंसर वेयर टेस्टोस्टेरोन लेवल इज वेरी वेरी हाई लीडिंग टू एक्ने एडल्ट, दैट इज नोन एज सेमिनोमा। वी विल डिस्कस इट। तो याद रखें, प्यूबर्टी के अंदर सिर्फ एक्ने के चांसेस नहीं होते, लेकिन प्यूबर्टी के अंदर एक्ने का आना दैट इज नॉर्मल। और आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर यही कहते हैं कि कुछ वक्त के साथ साथ 2 साल 3 साल के बाद एक्ने खुद बहुत क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितना एज बढ़ता जाएगा प्यूबर्टी से जो टेस्टोस्टेरोन सर्च है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो लेकिन जो एक्ने आ जाए 40 ईयर में 45 ईयर में, तो हमें सेमिनोमा का वर्कअप करना चाहिए, क्योंकि इट मे बी टेस्टिकुलर कैंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द थर्ड नंबर इज हाइपोडर्मिस। The third number is hypodermis. It is also known as subcutaneous layer. तो क्या कहा जाता है, subcutaneous। तो it is the deeper layers of skin। ठीक है, ये स्किन के अंदर डीपर लेयर है, and it attaches to the muscle, underlying मसल। ये किसको अटैच होते हैं, अंडरलाइंग मसल, ये मसल के साथ कनेक्ट होते हैं। तो हाइपोडर्मिस का यही कंसेप्ट है, ये स्किन का वो लेयर है जो सबसे डीप है, नीचे वाला है, और ये अंडरलाइंग मसल के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट लेयर्स ऑफ द स्किन। अब यहाँ पे इसमें अगर हम मेन पॉइंट को देखें जिसके अंदर जो मेन पॉइंट है मुझे है, फॉर एग्जाम्पल इस टॉपिक से अगर हम देखें, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द स्किन and outermost layer of the skin is called epidermis। ये क्या है, एपिडर्मिस। फिर इस एपिडर्मिस के अंदर अगर हम देखें तो how many layers are there, 5। स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम एंड बेसिले। लेकिन अगर थिन स्किन है तो उसके अंदर स्ट्रेटम लूसिडम नहीं होता। फिर इस एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पे जो लेयर आता है दैट इज कॉल्ड डर्मिस, ये डर्मिस होता है। और जो डर्मिस है इसके 2 लेयर है, रेटिकुलर लेयर एंड पेपिलरी लेयर। और फिर डर्मिस के नीचे यहाँ पे क्या है, दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस है। और हाइपोडर्मिस के बाद यहाँ पे दीज आर द अंडरलाइंग मसल, ये क्या होते हैं, मसल। और मसल के नीचे याद रखें दीज आर दी बोन, ये क्या होती है, बोन। और बोन जो है ये मसल के साथ अटैच होते हैं बाय द हेल्प ऑफ टेंडन। किसके जरिए, टेंडन के जरिए। हम कहते हैं कि बोन टू बोन कनेक्शन जो ज्वाइंट होता है वो लिगामेंट के जरिए आपस में अटैच होता है, लेकिन मसल अगर हम बोन के साथ कनेक्ट करें तो वो टेंडन के जरिए होता है। अब जिस तरह ये बाइसेप मसल है, तो इस मसल के साथ नीचे जो अटैच बोन है दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस, वो क्या होता है, ह्यूमरस। तो हम बोन नहीं दिख सकते क्योंकि बोन के ऊपर मसल है, मसल के ऊपर स्किन है। हम स्किन को उठाएंगे, फिर मसल को उठाएंगे, फिर हमें जाकर बोन नजर आएगी। लेकिन बोन एंड मसल कनेक्टेड विद ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ टेंडन। एपिडर्मिस के बाद ये डर्मिस है, ये वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद क्या है, दीज आर मसल। मसल के बाद क्या है, बोन से। अब देखिए जब हम सर्जरी पढ़ेंगे, सर्जरी तो डर्मेटोलॉजी और सर्जरी के कुछ कंसेप्ट आपस में मिलते जुलते हैं। कैसे, कभी कभार हम फॉर एग्जांपल पेशेंट को देखते हैं उसमें बर्न होता है, क्या होता है, बर्न। ठीक है, मतलब अगर कोई हाथ या कोई पाँव का एरिया जल जाए और इसमें डॉक्टर ये देखे कि बर्न कंडीशन है लेकिन इसमें कौन सा लेयर डैमेज हुआ है, हाँ जी, एपिडर्मिस। ऐसा बर्न जिसमें सिर्फ एपिडर्मिस लेयर को डैमेज हो जाए दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री बर्न। तो क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न। इस बर्न की कोई मैनेजमेंट नहीं है,
इसमें पेन भी कम होता है, सिर्फ उसी टाइम थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है। और ये बर्न जो है ये स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाता है, रिजॉल्व, क्योंकि एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सेल, epithelial cell, and epithelial cell has the ability of regeneration। तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या कंप्लीटली 5 दिन के बाद जहाँ पे वो एरिया जल गया था वो बिल्कुल दोबारा क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा बर्न जिसमें कौन सी चीज खराब हो जाए, एपिडर्मिस, और कौन सी चीज इन्वॉल्व हो जाए, डर्मिस, इसको कहते हैं सेकंड डिग्री बर्न, दैट इज कॉल्ड सेकंड डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न इज डेंजरस क्योंकि इसके अंदर बुल्लास बनते हैं। क्या बनते हैं, बुल्लास। ये बुल्लास हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज बुल्लास। आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी बंदे का कोई एरिया जल जाता है तो वहां पे इस तरह दाने बनते हैं, उसमें फ्लूइड होता है। क्या हो जाता है, फ्लूइड। इनको हम कहते हैं बुल्लास, BULLA, इसको हम कहते हैं बुल्लास। बुल्लास मीन a fluid filled lesion, a fluid filled lesion at the site of burn। जिस एरिया में बर्न हो जाए उस एरिया पे फ्लूइड फिल्ड लेजन को क्या कहते हैं, बुल्लास कहते हैं। एग्जामिनर विल आस्क यू बुल्लास इज अ साइन ऑफ विच डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न। ओके, नर्व एंडिंग कहां पे होती है, डर्मिस में, एपिडर्मिस, डर्मिस में न्यूरोवस्कुलर बंडल। तो अगर यहाँ पे नर्व इरिटेशन होगी तो उसके अंदर परसिस्टेंट पेन होता है। क्या होता है, पेन, क्योंकि पेन शुड बी देयर इन सेकंड डिग्री बर्न बिकॉज नर्व एंडिंग आर प्रेजेंट इन दी डर्मिस। ये कहां पे होती है, डर्मिस में। अब देखिए अगर ऐसा बर्न हो जाए जिसमें डर्मिस एपिडर्मिस के साथ साथ कौन सा लेयर भी चला जाए, हाँ जी, डर्मिस एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस इधर तक जल जाए, इसको थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं। कौन सा कहते हैं, थर्ड डिग्री बर्न। इसका मतलब यह है कि जो डिग्री ऑफ बर्न है इट डिपेंड अपॉन द डेप्थनेस ऑफ द स्किन इन्वॉल्व। जितना ज्यादा डेप्थ इन्वॉल्व होगी उतना डिग्री ज्यादा होगी। अब एग्जाम में आता है, कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा किसी के बंदे पे हाथ के ऊपर एक निशान होता है और जब आप उससे पूछते हैं क्या ये निशान किस चीज की है, वो ये कहेगा कि जब मैं छोटा था तो ये जगह जल गया था। उस जलने के बाद यहाँ पे निशान रह चुका है, दैट इज कॉल्ड स्कार। क्या कहते हैं, स्कार। स्कार का मतलब ये है कि जो एरिया जल गया है उस एरिया का एक निशान रह जाता है। तो जिस बर्न के बाद स्कार फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं दैट शुड बी थर्ड डिग्री बर्न। वो कौन सा होता है, थर्ड डिग्री बर्न। तो अगर किसी बंदे के हाथ का कोई पार्ट जल जाए उसमें सिर्फ एपिडर्मिस या डर्मिस इन्वॉल्व हो जाए वहां पे स्कार फॉर्मेशन के चांसेस तो कम होते हैं। लेकिन अगर थर्ड डिग्री बर्न हो जाए, डीप बर्न हो जाए, तो उस एरिया में दाग या निशान होने लेने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा। तो स्कार फॉर्मेशन इज अ साइन ऑफ विच डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न। अगर बर्न, हाँ जी, क्या जो एरिया जल जाता है वहां पे डेफिनेटली जख्म बनेगा, चाहे वो कौन सी डिग्री बर्न हो। नहीं, हम बर्न की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम बर्न की बात कर रहे हैं। अगर आग की वजह से कोई चीज जल जाए, अब वो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी लेयर्स ऑफ द स्किन इन्वॉल्व है, उसकी बेस पे हम बर्न की डिग्री कराते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, अगर ऐसा जल जाए एरिया कि जिसमें ऑल लेयर्स के साथ कौन सी चीज इन्वॉल्व हो जाए, मसल, इसको 4 डिग्री बर्न कहते हैं, दैट इज कॉल्ड 4 डिग्री बर्न। वैसे सर्जरी के बुक में सिर्फ 3 डिग्री बर्न है, लेकिन याद रखें इफ ऑल लेयर्स ऑफ द स्किन आर इन्वॉल्व along with that muscle is also damaged, that is called 4th degree burn। ठीक है, 4 डिग्री बर्न के अंदर लिखे लूजनिंग ऑफ द मसल, मतलब जो मसल है वो लूज हो जाती है। वजह यह है कि मसल का बोन के साथ जो कनेक्शन है वो खराब हो जाता है, क्योंकि टेंडन खराब हो जाती है, तो इस कंडीशन के अंदर लूजनिंग ऑफ द मसल हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें इफ अ बर्न पेशेंट केम, और ये बहुत रेयर कंडीशन में है, ऐसा बर्न अगर हो जाए कि पूरी स्किन भी जल गई है, मसल भी गई है, लेकिन आपको बाहर से बोन भी नजर आता है, और बोन का जो आउटर पार्ट है वो पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम तक जो बर्न है वो कौन क्या है, इसको 5th डिग्री बर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, 5th डिग्री बर्न। क्लियर है। और 5th डिग्री बर्न इज अ डेंजरस कंडीशन, क्योंकि जिस बंदे में 5th डिग्री बर्न होगी उस बंदे से एब्रप्टली विद इन नो टाइम एक्सिस स्पीड लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 5th डिग्री बर्न पेशेंट ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी स्पेशली विद द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। ये किसके साथ आते हैं, डिहाइड्रेशन। अब बर्न के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल इसकी बॉडी सरफेस एरिया क्या है, इसको फ्लूइड कितना देना है। आप लोगों ने शायद ये फार्मूला सुना होगा या नहीं, हाँ जी, फोरक्लेड फार्मूला, ये नाम सुना है कि नहीं, नहीं सुना है। फोरक्लेड फार्मूला हम डिस्कस करेंगे सर्जरी के अंदर, एंड दिस फार्मूला इज यूज्ड
हाउ मच फीड शुड बी गिवन एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ बर्न। अगर एग्जाम में आ जाए एक पेशेंट है, इसकी एक पूरी हाथ जल गई है, एक पूरा लिम्ब जल गया है, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, इसको आपने पहले 24 घंटे में कितना नॉर्मल सलाइन देना है, तो उसकी डिसीजन जिस फार्मूले से हम करते हैं कॉल्ड ऑफ फोरक्लैंड फार्मूला, ये हम डिस्कस करेंगे लेकिन इंशाल्लाह सर्जरी के अंदर। आप लोगों को सिर्फ डर्मा के अंदर ये पता होना चाहिए कि डिपेंड अपॉन द लेयर ऑफ द स्किन इन्वॉल्व्ड वी कैन डिवाइड द बोन इनटू टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट लेयर फर्स्ट डिग्री, सेकंड लेयर सेकंड डिग्री, थर्ड लेयर थर्ड डिग्री। क्लियर है? और इसके बाद जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा। फ्लूइड मैनेजमेंट ऑफ द बोन पेशेंट डिपेंड अपॉन द कैलकुलेशन ऑफ विच फार्मूला, फोरक्लैंड फार्मूला। ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द नॉर्मल। ओके, गुड क्वेश्चन। ये कैसे पता चलेगा? ये हम सर्जरी के अंदर कुछ टेक्निक करते हैं, मतलब लेबोरेटरी पर्पस पे भी करते हैं, इमरजेंसी में भी करते हैं, लेकिन इसका पता कैसे चलेगा कि वहां पे जलने के बाद इस तरह बुल्लास बन जाते हैं, मतलब वो बुल्लास देख के हमें पता चलता है कि सेकंड डिग्री है। क्या है? सेकंड डिग्री। और अगर एक एरिया जल गया है और वो पूरा का पूरा ब्लैक हो चुका है, क्या ब्लैक, इसका मतलब वहां पे अभी स्टार ने बनना है, इससे थर्ड डिग्री बन होता है। मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ हिंट्स ऐसे होते हैं कि उसको देखकर पता चलता है कि ये कौन सा डिग्री कौन है। दैट इज मोस्ट लाइकली फिजिकल डायग्नोसिस डिपेंड अपॉन हाउ मेनी पेशेंट यू सी इन द हॉस्पिटल ऑन डेली बेसिस। जितना आप ज्यादा पेशेंट देखेंगे उतना आपका तजुर्बा होता रहेगा। फिर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है, उसकी बेस पे हम कहते हैं कि फर्स्ट डिग्री है या सेकंड डिग्री है। क्लियर है? लेकिन जो फर्स्ट डिग्री है इसमें बर्न का निशान नहीं होता, ये वैसे मतलब एक थोड़ा सा जो है इंसान को हीट अप हो जाता है और वो एरिया मतलब वैसे हमें रेड नजर आता है। क्या नजर आता है? रेड नजर आता है। और बंदे को थोड़ा बहुत पेन होता है, लेकिन हम उस पर कभी कभार टूथपेस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टूथपेस्ट। ये सुना है कि नहीं? जो एरिया जल जाए घरों वगैरह में, इस तरह कोई कुकिंग के जरिए फीमेल होती है, उसका कोई हाथ वगैरह जल जाए तो उसको टूथपेस्ट लगाती है। टूथपेस्ट के अंदर ऐसी केमिकल है जो पेन सेंसिटिविटी को तो कम कर सकती है, लेकिन ये नॉर्मल स्किन के टेक्सचर को खराब कर सकती है। इसके टूथपेस्ट इज नॉट गुड फॉर दी बॉन। लेकिन अगर किसी ने याद रखना है, ठीक है, सिल्वर सल्फा डाइजीन, सिल्वर सल्फा डाइजीन, ये एक ऑइंटमेंट है। दिस ऑइंटमेंट वंडरफुली वर्क इन बॉन पेशेंट। क्लियर है? मतलब अगर कोई जगह जल जाए और सिल्वर सल्फर डाइजीन ऑइंटमेंट आप लोग उस जलने वाली पार्ट के इर्द गिर्द लगाए तो वहां पे इंफेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है? क्या तो इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है ना? अब पेन सेंसिटिविटी तो कम होगी, लेकिन डेप्थनेस कितनी होगी? अगर ये पेन मतलब हीट है और वो डेप्थ को ज्यादा करे तो फिर तो नॉर्मल स्ट्रक्चर डैमेज हो सकती है। ये कुछ तो का गलत कहावत है। ठीक है ना? इसका मतलब ये है इट डजंट वर्क। ठीक है ना? अब एक एरिया जल गया है और आप कहते हैं कि सावर यार थोड़ा सा और, फिर मजीद जलेगा कि ठीक होगा? हाँ, इन सेंस क्या आप कहते हैं, ये जो आप कह रहे हैं ना, इसको कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जी है ना किसी चीज को, आप जाते हैं और आप पे कफ लगता है, हम कहते हैं कि अगर आप एंटी एलर्जिक ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, आप उस चीज को बार बार एक्सपोज हो जाए, इसको कहते हैं डीसेंसिटाइजेशन। तो अगर आप एक एरिया है आपका जगह जल गया है और आप दोबारा उसकी तरफ जाएंगे, एक वक्त आएगा कि आपकी पेन सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप अपनी नर्व एंडिंग को खराब कर रहे हैं। तो नर्व एंडिंग का खराब होना, पेन का खत्म होना, ये भी डेंजरस पॉइंट है। कल को वो एरिया ठीक होगा, अंदर कोई लीजन होगी, इन्फेक्शन होगी, लेकिन आपको बाहर से पेन का पता नहीं होगा। If infection is there, if you don't know the pain from outside, can you go to the clinic? No. तो यही प्रॉब्लम फिर बॉडी में फैलकर और भी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। ये गलत बात है। ठीक है ना? जो एरिया जल जाए उसको रिमूव करना चाहिए, न कि उसको वहां पे दोबारा रखना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट जगह ये मैंने पहली दफा आपसे सुन लिया। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? पता नहीं। ठीक है, उन लोगों की पता नहीं कि बॉडी जो है ना स्ट्रांग होगी। ठीक है ना? दिस इज सिल्वर सल्फर डाइजीन। सिल्वर सल्फर डाइजीन इज द ऑइंटमेंट which is best work in burn patient. आखिर एक MCQ देखे, this bacterial infection is commonly seen in burn area. Anyone? वो कौन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है
जो बर्न के इर्द गिर्द वो इन्फेक्शन ज्यादा करा सकती है, दैट इज कॉल्ड सूडोमोनास। ये नाम सुना है? इसका पूरा नाम है सूडोमोनास एरोजिनोसा, दैट इज कॉल्ड सूडोमोनास एरोजिनोसा। एक्चुअली जो जगह जल जाए और उसके इर्द गिर्द वो बुल्लास बन जाए, उस बुल्लास के अंदर एयर जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा होती है, और द इन्फेक्शन विच इज occurring in the presence of oxygen, that is called aerobic infection. Pseudomonas is aerobic in nature. ये क्या है? Pseudomonas aeruginosa. Aero means aerobic infection कराती है। तो बर्न पेशेंट में बर्न के इर्द गिर्द अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन आ जाए तो मोस्ट लीडिंग काज क्या होता है? Pseudomonas aeruginosa बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए ब्रेक करें। हाँ, ये पस नहीं करा सकता, लेकिन ये वहाँ पे लोकल इन्फेक्शन कराता है। इन्फेक्शन की वजह से वो एरिया रेड होगा, उसमें स्वेलिंग होगी, पेन होगी और साथ में टेम्परेचर होगा। लेकिन सूडोमोनास के ऊपर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन होती है। लेकिन अगर सूडोमोनास के ऊपर स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि दिस बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन, और उसके ऊपर अगर सुपर एडेड स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे लोकल पस बन सकती है। और जब पस बन जाए तो फिर इसकी निशानी ये है कि हाई ग्रेड फीवर होगा, चिल्स एंड राइगर। इंसान में कब तक होती है? तो हाई ग्रेड फीवर, चिल्स एंड राइगर इज अ साइन ऑफ पस फॉर्मेशन व्हिच इज नोन एज एब्सिस। इसको क्या कहते हैं? एब्सिस कहते हैं। और जहाँ पे पस बन जाती है, एब्सिस बन जाती है, उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? द बैक्टीरिया व्हिच हैज द एबिलिटी टू कॉज एब्सिस और पस फॉर्मेशन इज कॉल्ड पायोजेनिक बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? पायोजेनिक, क्योंकि पायो का मतलब पस है और जेनिक मीन फॉर्मेशन। So those bacteria which has the ability to produce pus, they are called pyogenic bacteria. वो हम अलग डिस्कस करेंगे, डर्मा के अंदर ही आएंगे। क्लियर है? 10 मिनट ब्रेक करें चलो। कौन सा? ओके, बर्न पेशेंट के अंदर अगर आप एंटीबायोटिक देना चाहे, दैट इज कॉल्ड सेफ्टाजिडीन। इसको हम क्या कहते हैं? सेफ्टाजिडीन। अगर ये ना मिले एमॉक्सिल देते हैं, ठीक है, ये ना मिले तो अब लीवोफ्लॉक्सासिन देते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक देंगे। अब देखिए, बर्न पेशेंट में इन्फेक्शन तो हुई नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन होने का रिस्क तो है ना, तो हम ऐसा एंटीबायोटिक देंगे जिससे हम इन्फेक्शन की रिस्क को क्या कर सके? कम कर सके। दैट इज ट्रीटमेंट और प्रोफाइलेक्टिक। तो प्रोफाइलेक्टिक के लिए अगर आप एंटीबायोटिक देना चाहें तो उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। ये जो सेफ्टाजिडीन है, दैट इज सेफालोस्पोरिन फैमिली। ये कौन सी फैमिली है? सेफालोस्पोरिन, लाइक पेनिसिलिन। This antibiotic inhibits cell wall synthesis. ये क्या inhibit करेगी? Cell wall. And this antibiotic wonderfully work against which infection? Pseudomonas. Clear है? Another very important point to remember, अगर burn के इर्द गिर्द अब जिस तरह उसने जिक्र किया है कि ये पस बना सकती है कि नहीं, अगर burn के इर्द गिर्द पस बनी है, लेकिन उस पस से डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? डिस्चार्ज। लेकिन वो डिस्चार्ज ब्लू ग्रीन है। कौन सा है? ब्लू ग्रीनिश, या ग्रीन है या ब्लू है, कोई भी आ जाए, दैट इज कंफर्म विथ इन्फेक्शन सूडोमोनास। सूडोमोनास एक ऐसा बैक्टीरिया है कि जिधर भी इन्फेक्शन कराती है, ये एक पिगमेंट रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं पायोसाइनिन। इसको क्या कहते हैं? पायोसाइनिन। पायोसाइनिन इज अ पिगमेंट व्हिच इज रिलीज्ड बाय सूडोमोनास एरोजिनोसा, और पायोसाइनिन जिधर भी जाता है कि उस सिक्रीशन को ब्लू ग्रीनिश कलर है। तो जिस पस के अंदर, जिस तरह पस तो येलो होता है, पस इज येलो, और येलो पस इज मोस्ट कॉमनली बिकॉज ऑफ पायोजेनिक बैक्टीरिया व्हिच इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। लेकिन अगर येलो पस से ये ब्लू ग्रीन पे चेंज हो गया तो उस पस के ऊपर कौन सा इन्फेक्शन हुआ है? सूडोमोनास। देन ब्लू ग्रीन डिस्चार्ज इन एनी वुंड, चाहे वो बर्न पेशेंट हो, चाहे किसी की सर्जरी हुई हो, सर्जरी के बाद हम इंसिजन लगाते कि नहीं, और जो इंसिजन एरिया है उसके ऊपर भी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी में कोई वुंड है, कोई पस है, लेकिन उसमें डिस्चार्ज क्या है? ब्लू ग्रीनिश है, थिंक अबाउट विच इन्फेक्शन? सूडोमोनास इन्फेक्शन। क्लियर है? ब्रेक करें चलो, 10 मिनट ब्रेक करें। कौन सा? हाँ, वो भी हमारे पास बुल्लास होते हैं। कोई भी ऐसी स्किन लेजन जिसमें फ्लूइड हो और क्लियर फ्लूइड, लेकिन उसके अंदर स्क्यूअर ना हो, दैट इज कॉल्ड बुल्लास। लेकिन ये कल मैं बताऊंगा, कल मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? डर्मेटोलॉजिकल टर्म के। बात सुने, हम या साइकिल बंदा चलाए, या जिस बंदे ने केस में काम नहीं किया हो वो कोई बेल्चा वगैरह का काम करे, तो उसमें भी बुल्लास बन जाते हैं। लेकिन अगर वो फिर रेस्ट करे तो वो खुद क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। क्लियर है क्या नहीं? कल हम पढ़ेंगे कि मैक्यूल क्या है, पेप्यूल क्या है, पस्ट्यूल क्या है, बुल्लास क्या है, वेसिकल्स क्या है। कल के टॉपिक में जिसने टर्म सीख लिए तो उसको आगे डर्मेटोलॉजी और भी आसान हो जाएगी। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है।
कल से हम डर्मेटोलॉजी प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डर्मेटोलॉजिकल टर्म्स पहले पढ़ेंगे। हम मीजल्स का नाम सुने क्या नहीं, हम मीजल्स पढ़ेंगे, चिकन पॉक्स पढ़ेंगे या रोबेला इन्फेक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें मैं फिर लिखूंगा मैक्यूलो पेपुलर रेश, पेपुलो वेजिकुलर रेश। तो पहले पता होना चाहिए कि मैक्यूल क्या है, पेप्यूल क्या है, वेजिकल क्या है, बुल्लस क्या है, क्रस्ट क्या है। कल इंशाल्लाह ये सारे टर्म्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके डिजीज वन बाई वन पढ़ेंगे। ठीक है, 10 मिनट ब्रेक करें।